अगर आप एक वेब डेव एंथुसिस्ट हो और आपको रिएक्ट जैसे फ्रेमवर्क के साथ काम करना है एंड आपको नहीं मालूम कि कितना जावास्क्रिप्ट आपको आना चाहिए, तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ ऐसे ज़रूरी जावास्क्रिप्ट टॉपिक्स जो रिएक्ट के लिए ज़रूरी है। हे गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप कि सब ठीक हो। तो चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर। सो हम लोग आ गए मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर। पहला कॉन्सेप्ट और पहला टॉपिक है एरो फंक्शंस इन जावास्क्रिप्ट। ओके, एरो फंक्शंस क्या होता है? एरो फंक्शंस एक ऐसे फंक्शन राइटिंग मेथड है जो ट्रेडिशनल फंक्शन राइटिंग मेथड से कंसाइज फंक्शन डिफाइन करने को मदद करता है। ये ES6 में आया था एंड इसको कभी कभी हम लोग फैट एरो फंक्शन भी बोलते हैं, बिग एरो फंक्शन भी बोलते हैं एंड कभी कभी एनोनिमस फंक्शंस भी बोलते हैं। तो जाते हैं VS कोड पे एंड आपको बताता हूँ कैसे लिखते हैं। तो हम लोग आगे VS कोड पे एक फाइल बना देते हैं एरो फंक्शंस डॉट जेएस। एरो फंक्शंस डॉट जेएस। हम लोग का फाइल क्रिएट हो गया है। तो पहले आपको दिखाता हूँ कि ट्रेडिशनल फंक्शन कैसे डिफाइन किया जाता है। उसको लिखते हैं फंक्शंस, फंक्शन, देन फंक्शन नेम, बाद में ओपन क्लोज करना है कर्व्ड ब्रैकेट्स एंड कर्ली ब्रैकेट्स। ओपन करने के बाद हम लोग लिखते हैं कोई भी, मतलब अगर समझो कॉन्सोल लॉक करना है तो कॉन्सोल लॉक कर सकते हैं, या कोई लॉजिक लिखना है तो वो भी लिख सकते हैं। समझो कॉन्सोल लॉक कर रहा हूँ मैं, कॉन्सोल लॉग हेलो वर्ल्ड सेमीकोलन। बेसिकली हम लोग ऐसे एक डिफ़ॉल्ट या ट्रेडिशनल फंक्शंस लिखते थे एंड यहाँ पे हम लोग का आता था पैरामीटर्स एंड इसके अंदर कर्ली ब्रेसेस के अंदर आता था हम लोग का लॉजिक। तो हम लोग और एक वे से लिख सकते हैं, जो बिग एरो फंक्शन हम लोग बात कर रहे थे उससे बिग एरो यूज़ करके एक हम लोग फंक्शन लिख सकते हैं। तो उसका भी बता देता हूँ। पहले लिखते हैं कॉन्स्ट फंक्शन नेम इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स ओपन क्लोज बिग एरो पैरेंथेसिस ओपन करके सेम चीज़ अंदर लॉजिक लिखना। हम लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं एंड ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं एंड मेरे को ये ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है रिएक्ट के हिसाब से, क्योंकि हम लोग को एनोनिमस फंक्शंस वगैरह फंक्शंस ज़्यादा यूज़ करने होते हैं वहाँ पे। यहाँ पे दो मेथड है आपके पास। एक नॉर्मल डेफिनेशन जो फंक्शन यूज़ करके करते हैं एंड दूसरा डेफिनेशन है जो कॉन्स्ट है। तो यहाँ पे कॉन्स्ट हम लोग लिखे हैं, यहाँ पे हम लोग लेट और वैर भी यूज़ कर सकते हैं, बट आपको भी पता है कि फंक्शंस का एक ही काम होता है, तो कॉन्स्ट लिखना ज़्यादा कन्वीनियंट है। सो अभी रिएक्ट के कंपेयर में देखोगे तो हम लोग को कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स मतलब कोई भी एक भाग, समझो ये VS कोड एक वेबसाइट था तो उसका ये जो भाग है, मतलब ये जो पार्ट है, जो एक्सप्लोरर का पार्ट है, वो एक कंपोनेंट हो गया। तो कंपोनेंट्स को मेन फाइल में एक्सपोर्ट कर देते हैं हम लोग। तो एक्सपोर्ट कैसे करते हैं एक डिफ़ॉल्ट फंक्शन को, और एक्सपोर्ट कैसे करते हैं बिग फंक्शन को, वो भी देख लेते हैं। हम लोग इधर यहाँ पे टाइप करके बता देता हूँ आपको। एक्सपोर्ट करने डिफ़ॉल्ट फंक्शन जो ट्रेडिशनल फंक्शनल है उसको हम लोग एक्सपोर्ट करते थे दो कीवर्ड यूज़ करके, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट। बेसिकली हम लोग फंक्शन को ऐसे एक्सपोर्ट करते थे नहीं, करते हैं भी। एंड जो बिगर ऑफ फंक्शन है उसको एक्सपोर्ट करने के लिए हम लोग को डिफ़ॉल्ट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग सिर्फ यहाँ पे एक्सपोर्ट करके लिख सकते हैं। एक्सपोर्ट कॉन्स्ट फंक्शन नेम एंड आगे बिग एरो कर्ली ब्रेसेस एक्सेट्रा एंड यहाँ पे लॉजिक। हम लोग का बिग एरो फंक्शन ऐसे एक्सपोर्ट करते हैं एंड इसका सिंटैक्स भी ऐसे। एंड अगर आपको लग रहा है कि ये ज़्यादा ज़्यादा मेहनत है क्योंकि बहुत बहुत लिख रहे हैं हम लोग नॉर्मल फंक्शन से ज़्यादा, तो इसमें हम लोग लिख रहे हैं, बट आपको बताता हूँ आप ये वाला प्रैक्टिस फॉलो करोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा। एक एग्जांपल भी देता हूँ। समझो एक हम लोग बटन बनाते हैं, बटन, ठीक है, उसके अंदर लिखे है हेलो वर्ल्ड, ठीक है, हेलो वर्ल्ड। एंड यहाँ पे हम लोग एक ऑन क्लिक देते हैं कि ये बटन पे क्लिक होने के बाद क्या होना चाहिए, ठीक है। एंड डिफ़ॉल्ट वे भी बताता हूँ एंड जो हम लोग एनोनिमस फंक्शन यूज़ करते हैं वो भी बताता हूँ आपको, ठीक है। ये पहले ये निकाल देता हूँ, ठीक है। हम लोग ये निकाल दिए। अभी समझो हम लोग ऑन क्लिक कर रहे हैं, ऑन क्लिक, एंड हम लोग ट्रेडिशनल वे में क्या करते थे, हम लोग यहाँ पे फंक्शन नेम लिख देते थे डायरेक्ट। समझो ये हम लोग का फंक्शन था तो हम लोग यहाँ पे से फंक्शन नेम लेके यहाँ पे फंक्शन कर्ली ब्रेसेस के अंदर पेस्ट कर देते थे, ठीक है, फंक्शन नेम लिखते थे। तो हम लोग का काम बढ़ गया। अब जैसे देख सकते हो, समझो इसको मैंने कमेंट कर दिया तो हम लोग का लाइन्स ऑफ कोड भी बढ़ रहा है एंड यहाँ पे अलग से डिफाइन भी करना पड़ रहा है सिर्फ कंसोल लॉग के लिए।
समझो आपको ये नहीं करना है, इससे ईज़ी काम करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक एनोनिमस फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही। क्या करेंगे, ओपन क्लोज करना है, बिग एरो यूज़ करेंगे, कर्ली ब्रेसेस ओपन करेंगे एंड ये जो सेम चीज़ हम लोग को करना था यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो हम लोग ने बेसिकली यहाँ पे जो हम फंक्शन डिफाइन किया था हम लोग ने, वो करने के जगह पे डायरेक्ट हम लोग ने ऑन क्लिक में ही कर दिया। मतलब अभी हम लोग हेलो वर्ल्ड के बटन को क्लिक करोगे तो कंसोल लॉग हो जाएगा हेलो वर्ल्ड। सो मेरे को ये ज़्यादा एफिशिएंट लगता है एक ट्रेडिशनल वे ऑफ फंक्शन यूज़ करने के। सो इस तरह से हम लोग एक बिग वैरो फंक्शन डिफाइन करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं और एक रियल लाइफ एग्जांपल, रियल लाइफ नहीं बोल सकते बट एक रिएक्ट कंपोनेंट एग्जांपल में हम लोग ऐसे यूज़ कर सकते हैं इसको। एंड मोस्टली हम आपको यही यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि रिएक्ट में बहुत सारे हुक्स है। एक एग्जांपल दे देता हूँ, यू स्टेट हुक करके है जो स्टेट मैनेज करने के लिए होता है। तो उसमें हम लोग को वेरिएबल्स का वैल्यू चेंज करना पड़ता है, तो हम लोग मोस्टली एक एरो फंक्शन यूज़ करके ही करते हैं। सो सेकंड है टर्नरी ऑपरेटर्स। टर्नरी ऑपरेटर्स शॉर्ट हैंड होते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट के लिए, उसको कंडीशनल ऑपरेटर्स भी बोलते हैं। टर्नरी ऑपरेटर्स क्यों यूज़ करते हैं, एक रिएक्ट का बिहेवियर है, इसकी वजह से हम लोग टर्नरी ऑपरेटर्स रिएक्ट में ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि रिएक्ट हम लोग को अलाउ करता है यूआई के साथ जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए। सो आप जब रिएक्ट स्टार्ट करोगे तो आप भी रियलाइज़ करोगे कि जब आप लिखते हो यूआई के साथ जावास्क्रिप्ट तो आपको भी लाइन्स ऑफ कोड मिनिमम रखना पड़ता है, इसलिए हम लोग टर्नरी ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं। सो बेसिकली 3 ऑपरेटर्स यूज़ करेंगे, एक एंड, एक और एंड एक इफ एल्स ऑपरेटर। तो तीनों देखेंगे एक एग्जांपल के साथ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक एज वेरिएबल डिफाइन कर देता हूँ जिसका वैल्यू होगा 10, ठीक है। अभी मैं बोल रहा हूँ एक नेम वेरिएबल डिफाइन करूँगा जहाँ पे मैं समझो लेट नेम डिफाइन कर देता हूँ जिसका वैल्यू हरी होगा एंड सेमीकोलन। अब मैं बोल रहा हूँ कि अगर एज 10 से बड़ा या तो इक्वल होगा तो नेम होना चाहिए आदि, नहीं तो हरी होना चाहिए। तो ये एक बार देखते हैं कि इफ एल्स स्टेटमेंट में कैसे लिखते हैं। इफ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 देन नेम इक्वल टू आदि सेमीकोलन एल्स नेम इक्वल टू हरी। सो अब जैसे देख सकते हो इफ एल्स स्टेटमेंट ने हमारा 5 लाइन्स ऑफ कोड ले लिया है, ठीक है। अभी ये टर्नरी ऑपरेटर यूज़ करके हम लोग लाइन्स ऑफ कोड कम कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले एक कंडीशन के लिए देखते हैं एंड दूसरा एल्स के लिए देखते हैं एंड थर्ड वाला तीनों के लिए, दोनों के लिए देखते हैं, ट्रू एंड फॉल्स दोनों के लिए। इसको कमेंट करके रख देता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे जो नेम है उसको मैं नीचे लेके आ जाता हूँ, ठीक है। ओके, नेम 1 दे देता हूँ। अभी मैं कहना चाहता हूँ कि अगर अगर सिर्फ इफ स्टेटमेंट हम लोग को एग्जीक्यूट करना है, सिर्फ इफ स्टेटमेंट, अगर कंडीशन ट्रू रहा सो एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना चाहिए। अभी वेरिएबल में लिख रहे तो एक पर्टिकुलर वैल्यू आना चाहिए, तो वो टर्नरी ऑपरेटर में कैसे लिखेंगे। सो हम लोग लिखेंगे एज नेम 1 इक्वल टू एज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 होगा तो नेम होना चाहिए हरी। अभी ये स्टेटमेंट हम लोग कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कैसे समझेंगे। सो बेसिकली क्या हो रहा है, ये इफ़ स्टेटमेंट ही है। इफ़ स्टेटमेंट में भी लिख के दिखाऊंगा आपको, पहले एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये एंड क्या करता है, ये एंड करता है कि अगर ये कंडीशन ट्रू रहा तो नेम वन का वैल्यू हरी होगा एंड अगर फॉल्स रहा तो नेम वन का वैल्यू हरी नहीं होगा। ओके, सो बेसिकली एंड ये कंडीशन अगर ट्रू रहा तो ही असाइन करेगा वैल्यू एंड फॉल्स रहा तो असाइन नहीं करेगा। इसको एक बार देख लेते हैं इफ़ में कैसे लिखेंगे हम लोग। इफ़ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, ठीक है। सो नेम 1 इक्वल टू हरी, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। सो ये 1 लाइन ऑफ कोड को हम लोग ने 3 लाइन में लिखा है इफ स्टेटमेंट में। सो बेसिकली हम लोग लाइन ऑफ कोड कम कर रहे हैं। सो अभी एंड के जगह पे हम लोग और ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हैं। अभी समझो मैं इसको कंसोल लॉक करके भी बता देता हूँ। नेम 1 सेमीकोलन। ओके, सो अभी नोड टर्नरी ऑपरेटर। सो जैसे देख सकते हो हम लोग कंसोल लॉग भी कर लिए हैं नेम 1 वेरिएबल को एंड आप देख सकते हो ये कंडीशन ट्रू है एज हम लोग का एज का वैल्यू 10 है
एंड कंडीशन ट्रू हुआ है, इसलिए नेम वन का वैल्यू हरी आया एंड देन प्रिंट हो गया है यहाँ पे। ओके, अगर समझो मैंने यहाँ पे एज का वैल्यू 9 कर दिया होता तो यहाँ पे हम लोग को फॉल्स आना चाहिए। ठीक है, तो जैसे देख सकते हो हम लोग को यहाँ पे फॉल्स आ रहा है, इसका मतलब है कि ये कंडीशन फॉल्स है, इसलिए हम लोग का नेम का वैल्यू हरी नहीं हुआ। ओके, सो अभी हम लोग और ऑपरेटर डाल के देखते हैं। ठीक है, ये सेम चीज़ कॉपी कर लेते हैं हम लोग एंड नीचे आते हैं, पेस्ट करते हैं एंड नेम वेरिएबल को नेम टू देते हैं ना, नेम टू एंड एज। ओके, यहाँ पे और ओके, सो और ऑपरेटर क्या करता है? सो और ऑपरेटर क्या करता है, जो कंडीशन दिया है हम लोग ने, अगर वो फॉल्स रहा तो ही हम लोग का वैल्यू असाइन होगा। दैट मीन्स अगर हम लोग का वैल्यू एज का समझो 10 है तो कंडीशन ट्रू हुआ, तो फिर हम लोग को ये स्टेटमेंट कंसोल लॉग जब नेम टू करेंगे हम लोग, तो हम लोग को फॉल्स आना चाहिए। ठीक है, फॉल्स नहीं एक्चुअली ट्रू आना चाहिए, वो बोलना चाहिए कि कंडीशन ट्रू है इसलिए वो नहीं हुआ। बेसिकली और का काम ये है कि अगर कंडीशन फॉल्स रहा तो ही हम लोग को असाइन करना है। सो हम अभी समझो हम लोग यहाँ पे वैल्यू 10 कर देते हैं। ठीक है, एंड ये कंसोल लॉग को कमेंट कर देते हैं। ठीक है, इसको छोटा कर देता हूँ मैं। ठीक है, अभी इसको सेव कर दिया मैंने, एज का वैल्यू 10 है, ये ट्रू है, तो हम लोग को ट्रू रिटर्न करना चाहिए। देखो जैसे देख सकते हैं हम लोग को ट्रू रिटर्न किया। अभी सेम चीज़ अगर हम लोग ने कंडीशन फॉल्स किया, ठीक है, कंडीशन फॉल्स किया, 9 यहाँ पे लिखा है। ओके, एंड वापस हम लोग सेम कमांड को रन करते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हो कि नेम टू का वैल्यू प्रिंट हो गया है हरी करके। ठीक है, तो बेसिकली और ऑपरेटर क्या करता है, अगर कंडीशन फॉल्स रहा, ठीक है, अगर कंडीशन फॉल्स रहा तो वैल्यू असाइन करेगा या तो फिर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। अभी देखते हैं इफ एल्स ऑपरेटर। ठीक है, इफ एल्स ऑपरेटर। ओके, लेट मैं कर रहा हूँ नेम 3। ओके, नेम 3 कर रहा हूँ, अगर मेरा एज ग्रेटर देन इक्वल टू 15 हुआ तो मुझे क्या करना है, नेम 3 होना चाहिए आदि, नहीं तो मेरा नेम होना चाहिए यदु। ठीक है, एंड सेमीकोलन। इसको एक्सप्लेन करता हूँ। सो इस ये स्टेटमेंट क्या बोलता है, अगर मेरा कंडीशन ट्रू हुआ तो फिर सेमीकोलन के पहला वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, एंड अगर मेरा कंडीशन फॉल्स हुआ तो सेमीकोलन के बाद वाला एग्जीक्यूट होगा या असाइन होगा। अभी वेरिएबल हम लोग असाइन कर रहे हैं इसलिए वैल्यूज असाइन होंगे यहाँ पे। ओके, सो बेसिकली ये भी इफ एल्स स्टेटमेंट में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इफ एल्स में कैसे करेंगे, इफ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 15, नेम 3 इक्वल टू आदि। ओके, एल्स नेम 3 इक्वल टू यदु। ठीक है, ये जो 5 लाइन्स ऑफ कोड है जहाँ पे 2 कंडीशन लिखे हैं हम लोग ने, वो सेम चीज़ हम लोग ने 1 कंडीशन में कंप्लीट कर दिया। ठीक है, सो अभी वापस हम लोग यहाँ पे कंसोल लॉग करोगे। ठीक है, पे कंसोल लॉग करोगे, ऊपर वाला कंसोल लॉग कमेंट कर देते हैं एंड यहाँ पे नेम 3 कर देते हैं। ठीक है, अभी नेम 3 करोगे तो यहाँ पे हम लोग का आउटपुट आना चाहिए यदु। ठीक है, क्योंकि हम लोग का वैल्यू एज का 9 है। ठीक है, वापस रन करते हैं, यहाँ दे सकते हो यदु आया। अगर हम लोग का वैल्यू होता 21, ठीक है, सेव किया हम लोग ने, सेम कमांड रन किया, तो यहाँ पे देख सकते हो आ दिया है। सो इस तरह से हम लोग टर्नरी ऑपरेटर यूज़ करते हैं एंड बहुत एफिशिएंट चीज़ है ये। थर्ड है ऑब्जेक्ट। जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट एक कलेक्शन ऑफ डेटा को रिप्रेजेंट करता है। बेसिकली ऑब्जेक्ट एक कंटेनर होता है जो डेटा एंड फंक्शंस को स्टोर करता है। एंड ऑब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेएस एंड रिएक्ट रिलेटेड पॉइंट ऑफ व्यू में, क्योंकि रिएक्ट एंड जेएस के अंदर ऑब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। एग्जांपल देता हूँ, रिएक्ट के अंदर समझो एक एपीआई प्रोजेक्ट बना रहे हो तो एपीआई का रिस्पॉन्स एक ऑब्जेक्ट के थ्रू ही आता है। अगर आप प्रॉप्स एंड ऑल पास कर रहे हो तो वो भी ऑब्जेक्ट के थ्रू ही आता है। सो देखते हैं ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं एंड ऑब्जेक्ट के थोड़े बहुत फंक्शनैलिटीज़ जो इंपॉर्टेंट है। सो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं पर्सन नाम का, जहाँ पे उसके अंदर 3 कीज़ होंगे, नेम, एज, मैरिज स्टेटस या इज़ मैरिड, एंड कोई और डालना है तो वो भी डाल सकते हैं। तो एक क्रिएट कर लेते हैं, कॉन्स्ट पर्सन इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस ओपन करना है एंड की लिखेंगे नेम कोलन हरी
एज कोलन 21 एंड इज मैरिड। एक बुलियन वेरिएबल होगा इसलिए हम लोग ट्रू और फॉल्स में देंगे, तो फॉल्स। ओके, एंड यहाँ पे नीचे जाके सेमीकोलन दे देंगे एंड एंटर। तो बेसिकली ये हम लोग का एक छोटा सा ऑब्जेक्ट बन चुका है। सो इसके अंदर सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, हम लोग को सीखना पड़ेगा डीस्ट्रक्चरिंग। ठीक है, पहले तो बता देते हो नॉर्मली हम लोग एक्सेस कैसे करते हैं ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट के वैल्यूज़। ओके, सो ऑब्जेक्ट के वैल्यूज़ कैसे हम लोग एक्सेस करेंगे। सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, समझो हम लोग नेम के लिए अलग वेरिएबल बना रहे हैं, एज के लिए हम लोग अलग वेरिएबल बना रहे हैं, एंड मैरिज स्टेटस के लिए एक अलग वेरिएबल बना रहे हैं। तो कॉन्स्ट नेम, नेम वन लिख देता हूँ, नेम वन इक्वल टू पर्सन डॉट नेम, नेम सेमीकोलन, कॉन्स्ट एज वन इक्वल टू पर्सन डॉट एज, एंड कॉन्स्ट इज मैरिड वन इक्वल टू पर्सन डॉट इज मैरिड, सेमीकोलन। सो अभी हम लोग ये नेम वन, एज वन एंड इज मैरिड वन को अगर कॉन्सोल लॉग करते हैं ना, तो हम लोग को ये तीन वैल्यूज़ ही दिखने वाले, हरी 21 एंड फॉल्स। वो कॉन्सोल लॉग करके दिखा देता हूँ। कंसोल लॉग नेम वन, एज वन, इज मैरिड वन, सेमीकोलन, ऑब्जेक्ट डॉट जेएस। ये क्या आ रहा है, ओके सॉरी, फॉल्स का मैंने वहाँ पर स्पेलिंग गलत लिख दिया था, करेक्ट कर देता हूँ एंड यहाँ पे वापस आता हूँ एंड सेम कमांड को रन करते हैं। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे हम लोग को तीन वैल्यूज़ आ गए हैं। सो वापस वही प्रॉब्लम आता है कि हम लोग का लाइन्स ऑफ कोड बढ़ रहा है, ये एक लाइन में हम लोग कर सकते हैं यूजिंग डीस्ट्रक्चरिंग। ठीक है, वो भी बता देता हूँ आपको, वो भी बता देता हूँ आपको, ये कमेंट कर लेते पहले। सो डीस्ट्रक्चरिंग कैसे करेंगे, ठीक है, तो सिंटैक्स बता दो, कॉन्स्ट कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज करेंगे, इक्वल टू लिखेंगे एंड ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट का नाम एंड सेमीकोलन। अभी यहाँ पे आपको जो वेरिएबल का नाम देना है, समझो मैं सेम वेरिएबल का नाम दूंगा, इसको डीस्ट्रक्चर करने के हम लोग को सिर्फ तीन वेरिएबल बनेगा जो हरी 21 एंड फॉल्स वैल्यू के लिए होगा। सो मैं बना देता हूँ नेम एज इज मैरिड। ओके, तो हम लोग का डीस्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, अभी अभी इसको कंपेयर करो एंड ये वाला लाइन को कंपेयर करो। ये जो तीन लाइन में किया था हम लोग ने, वो सिर्फ एक लाइन में कर दिया। बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ये जो पर्सन ऑब्जेक्ट है उसको डिस्ट्रक्चर करके सिंगल सिंगल वैल्यूज़ निकाल रहे हैं। ओके, नेम का वैल्यू नेम में आएगा, एज का वैल्यू एज में आएगा, इज मैरिड का वैल्यू इज मैरिड में आएगा। अभी ये सेम चीज़ हम लोग कंसोल लॉग करेंगे ना, तो हम लोग को उसका वैल्यू सेम ही आने वाला। ओके, इसको सेव करेंगे एंड देन रन करेंगे। तो जैसे देख सकते हो यहाँ पे हरी आ रहा है, 21 आ रहा है एंड फॉल्स आ रहा है। ओके, तो जैसे देख सकते हो हरी आ रहा है, 21 आ रहा है एंड फॉल्स आ रहा है। ओके, सो अभी ये डिस्ट्रक्चरिंग था। अभी हम लोग समझो कोई और एक वैल्यू ऐड कर रहे हैं। ठीक है, एक एग्जांपल के लिए वैल्यू ऐड कर देते हैं हाइट के लिए। ठीक है, हाइट डाल रहा हूँ मैं 170 सेंटीमीटर्स के लिए सिर्फ 170 लिख रहा हूँ। एंड यहाँ पे अगर मैंने समझो हाइट के लिए हाइट वेरिएबल ही दे रहा हूँ, डिस्ट्रक्चरिंग के टाइम कॉमा करके और एक वेरिएबल डाल दूंगा एंड यहाँ पे कंसोल लॉक करने के टाइम वही सेम वैल्यू प्रिंट करूँगा, तो हम लोग को चारों वैल्यू दिखेंगे। जैसे देख सकते हो हरी, हरी नेम के लिए, एज 21 के लिए, इज मैरिड का स्टेटस फॉल्स दिखा रहा है, फॉल्स या हाइट का वैल्यू 170 आ। ओके, तो ये है डिस्ट्रक्चरिंग। ठीक है, अभी समझो आपने ऑब्जेक्ट बनाने के पहले दो वेरिएबल नेम एंड एज का पहले से ही डिफाइन करके रखा है। ठीक है, कॉन्स्ट नेम इक्वल टू आदित्य, कॉन्स्ट एज इक्वल टू 21। ठीक है, सेमीकोलन। एंड आपको वहाँ पर ये सेम चीज़ नहीं करना है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप नेम इक्वल टू नेम कर सकते हो एंड एज इक्वल टू एज कर सकते हो। बट ये करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्टली वेरिएबल्स के नाम लिख सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली वेरिएबल का नाम लिखना मतलब बेसिकली हम लोग क्या करना है, नेम कॉमा एज कॉमा,
उसका जो नेम वेरिएबल और एज वेरिएबल अपने पहले ही से डिफाइन किया था, वो उसका वैल्यू हम लोग का ऑब्जेक्ट के अंदर आ जाएगा अपने आप, ठीक है। तो अभी सेम चीज़ हम लोग कंसोल लॉग करेंगे ना, कंसोल डॉट लॉग पर्सन डॉट नेम पर्सन डॉट एज पर्सन डॉट इज मैरिड पर्सन डॉट हाइट, ओके। अब ये चारों वैल्यू को कंसोल लॉग करेंगे हम लोग, तो हम लोग को चारों वैल्यू आएगा। जैसे आप देख सकते हो नेम में हम लोग का आदित्य था, यहाँ पे आदित्य आया, एज में 21 था, 21 आया। अभी समझो मैं यहाँ पे एज लिखता हूँ 50, यहाँ पे करता हूँ यदु, ठीक है। तो अभी इसको वापस रन करोगे, देख सकते हो वापस जो ऊपर हम लोग ने कॉन्स्ट वेरिएबल में चेंज किया था वही सेम वैल्यू यहाँ पे यदु और 50 आ रहा है। सो अगर आपने कोई भी वेरिएबल पहले से डिफाइन करके रखा है तो वापस यहाँ पे नेम के अंदर इक्वल टू करके वैल्यू सेम डालने से अच्छा वो सेम वेरिएबल का नाम यहाँ पे डाल सकते हो। इसको क्लियर कर देते हैं एंड जाते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के पास। अभी इसको जो वेरिएबल डिफाइन कर दिया था उसको हटा देते हैं एंड यहाँ पे सेम लिख देते हैं जो पहले था 3 एंड एज, सॉरी कोलन आएगा ऊपर भी, ओके। सो ये हम लोग का ऑब्जेक्ट था। अभी समझो हम लोग को, समझो पर्सन 1 का ऑब्जेक्ट था, ठीक है। हम लोग को और एक ऑब्जेक्ट बनाना है, बट उसमें क्या चेंज है कि सिर्फ नाम ही बदला है, बाकी सब फैक्टर्स, बाकी सब की एंड वैल्यूज सेम है। बट हम लोग वापस नहीं लिखना चाहते, हम लोग बहुत आलसी है, हम लोग को वापस नहीं लिखना। तो हम लोग एक ऑपरेटर है स्प्रेड ऑपरेटर करके, वो यूज़ करके जस्ट हम लोग कोई भी स्पेसिफाइड की का वैल्यू चेंज कर सकते हैं एंड बाकी पूरा ऑब्जेक्ट सेम रहेगा। उसको देखते हैं कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। कॉन्स्ट पर्सन 2 का ऑब्जेक्ट बना रहे तो पर्सन 2 देंगे एंड वहाँ पे करली ब्रेसेस ओपन कर लेंगे। तो अभी बताना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट सेम रहना चाहिए। तो हम लोग ने एक ही ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाया था, वहाँ पे इसका नाम कॉपी कर लेंगे एंड स्प्रेड ऑपरेटर डालने के बाद स्प्रेड ऑपरेटर ऐसे डिफाइन करते हैं एंड पेस्ट कर देंगे ऑब्जेक्ट का नाम, ठीक है। अभी सिर्फ इसका अगर हम लोग ने कंसोल लॉग किया, ठीक है, सेव कर देते हैं एंड यहाँ पे ऑब्जेक्ट को कंसोल लॉग कर देते हैं, कंसोल लॉग पर्सन 2, ठीक है, सॉरी पर्सन 2। तो जैसे देख सकते हो हम लोग ने स्प्रेड ऑपरेटर डाला एंड पर्सन 1 डाला। अभी ये स्टेटमेंट क्या बोलता है, या तो सिर्फ स्पेसिफाइड इतना पार्ट क्या बोलता है कि पर्सन 2 जो ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है, उसके अंदर पर्सन 1 के सारे प्रॉपर्टीज, सारे कीज एंड वैल्यूज आने चाहिए, ठीक है। अभी जब कंसोल लॉग करके देखोगे तो आप देख सकते हो नेम हरी एज 21 फॉल्स फॉल्स 170 ये सेम आया है, ठीक है। अभी समझो हम लोग का सिर्फ नेम ही चेंज हुआ है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, आगे कॉमा करके नेम कोलन आदित्य कर देंगे, ठीक है। ये सेव करेंगे हम लोग एंड यहाँ पे सेम कमांड को रन करेंगे। तो जैसे देख सकते हो बाकी सारे प्रॉपर्टीज सेम आए, एज से लेकर हाइट तक, बट नेम हम लोग का अलग आया क्योंकि हम लोग ने डिफरेंट स्पेसिफाई किया था, ठीक है। इस तरह से हम लोग स्प्रेड ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हैं एफिशिएंटली अगर हम लोग को बार बार सेम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करना है तो। इसको क्लियर कर लेते हैं। सो ये जो स्प्रेड ऑपरेटर है ये सिर्फ लिमिटेड नहीं है ऑब्जेक्ट्स में ही, ये सेम चीज़ हम लोग एरेज में भी यूज़ कर सकते हैं। एरेज एज इन हम लोग समझो एक सैम्पल दे देता हूँ, कॉन्स्ट हम लोग नेम का एरेज नेम्स का एरे बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ हरी आदित्य यदु एंड यहाँ पे एक्सेट्रा, ठीक है। ये नेम के अंदर मैंने 3 नेम्स डाल दिए, नेम सारे के अंदर 3 नेम्स डाल दिया, ठीक है। अगर मैं समझ रहा हूँ कि मेरे को और एक नेम का एरे बनाना है, दूसरे नेम्स 2 का एक एरे बनाता हूँ जहाँ पे मेरे को ये तीनों नाम चाहिए, ठीक है। नेम्स 2 का एक एरे बनाऊंगा जहाँ पे हरी आदित्य तीनों, मतलब यदु तीनों नाम रहना चाहिए, बट मेरे को नाम ऐड करना है। तो हम लोग कन्वेंशनल वे से क्या करेंगे, यहाँ पे पूरा लिखेंगे कॉन्स्ट नेम्स 2 करके लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, हरी आदित्य
यदु करके कॉमा सेमीकोलन बंद करेंगे एंड यहाँ पे लास्ट में और एक यू करके नेम ऐड कर देंगे। सो इसमें क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा मैनुअल वर्क हो जाता है एंड वापस सेम चीज़ रिपीट कर रहे हैं एंड एक ही नेम ऐड किया, तो इसके जगह पे हम लोग सेम जहाँ पे हम लोग ने ऑब्जेक्ट में सेपरेट ऑपरेटर यूज़ किया था वही सेम चीज़ यहाँ पे एरेज में यूज़ करेंगे। तो हम लोग क्या करना है, जो नेम था ना, जो 3 नेम रिपीट किया था, जो नेम्स वाले एरे में था पहले से, उसको हटा के नेम्स के साथ स्प्रेड ऑपरेटर लगा देंगे, नेम्स। ठीक है? अभी इसमें ये क्या करता है, ये एरे का जो नेम्स एरे था वो पूरा यहाँ पे आएगा एंड उसके साथ यू भी ऐड हो जाएगा। ठीक है? ये सेम चीज़ वापस कंसोल लॉग करेंगे, कंसोल लॉग नेम्स टू सेमीकोलन। ठीक है? ऊपर वाले कंसोल लॉग को कमेंट करके रख देता हूँ एंड ये रन करते हैं। अभी आप जैसे देख सकते हो नेम्स टू को हम लोग ने कंसोल लॉग किया था, यहाँ पे नेम्स स्प्रेड ऑपरेटर के साथ यूज़ किया था, इसका मतलब ये तीनों नाम आना चाहिए एंड आउटपुट में देख सकते हो कि तीनों नाम आया है। यहाँ पे जो नाम ऐड किया था वो भी आया है एंड तीनों नाम आया। तो ऐसे ही हम लोग एरेज़ के अंदर ऑब्जेक्ट्स के साथ, एरेज़ के अंदर एंड ऑब्जेक्ट्स के अंदर, दोनों के अंदर स्प्रेड ऑपरेटर्स यूज़ कर सकते हैं। सो फोर्थ है एरे फंक्शंस। 3 मेन एरे फंक्शंस है, उसमें से 2 ही मोस्टली ज़्यादा यूज़ होता है रिएक्ट के अंदर, वो है मैप एंड फ़िल्टर। एंड थर्ड है जो रिड्यूस है। रिड्यूस बहुत बहुत रेयरली यूज़ किया है मैंने भी एंड मेरे को नहीं लगता कि रिड्यूस को यूज़ करता है, बट मैप एंड फिल्टर्स, ये दो फंक्शन बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं रिएक्ट के अंदर। ओके, तो ये दो फंक्शंस देखेंगे क्या होता है। तो मैप फंक्शन बेसिकली यूज़ होता है एरे के अंदर ट्रैवर्स करने के लिए। उसके अंदर एक पैरामीटर होता है बस, एक पैरामीटर नहीं, आर्ग्यूमेंट होता है। वो एक एनोनिमस फंक्शन होता है जहाँ पे हम लोग एक और आर्ग्यूमेंट वेरिएबल से पास करते हैं, जहाँ पे जब ट्रैवर्स करता है एरे के अंदर तो एक एक करके वैल्यूज उसके अंदर आते हैं एंड उसके ऊपर हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। मैप मैप ये था मैप फंक्शन। ओके, एंड डॉट फिल्टर जो फंक्शन है वो सेम एंड सिमिलर है मैप फंक्शन से, बट वो क्या करता है, वो एक कंडीशन प्रोवाइड करता है, उसके हिसाब से वो परफॉर्म करता है एक्शन उसके ऊपर। समझो हम लोग ने एक एरे लाइक हम लोग एक एरे बना लेते हैं नेम्स के ऊपर। ठीक है, नेम्स के ऊपर एरे बना देते हैं, नेम्स डाल देते हैं यहाँ पे। ओके, आदित्य, यदु एंड ये 3 नेम डाल दिया। ओके, ये है हम लोग का एरे, सेव कर लेते हैं। ओके, सो इसके ऊपर पहले मैप फंक्शन कैसे हम लोग डालेंगे एंड यूज़ करेंगे वो करते हैं। अगर हम लोग ट्रेडिशनल वे से जाएंगे तो हम लोग फॉर लूप या फॉर ईच लूप भी कर सकते हैं। अगर फॉर लूप यूज़ करेंगे तो हम लोग को फॉर, उसके अंदर एंड इक्वल टू आई, सॉरी, इंट आई इक्वल टू 0, लिमिट सेट करना पड़ेगा, उसके अंदर इंक्रीमेंट करना पड़ेगा एंड बहुत सारे लाइन्स ऑफ कोड ऑब्वियसली एक्स्ट्रा होने वाला है। इससे अच्छा हम लोग नेम्स के ऊपर डायरेक्ट मैप फंक्शन यूज़ करेंगे तो हम लोग डायरेक्टली ट्रैवर्स कर सकते हैं एंड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो नेम मैप फंक्शन कैसे यूज़ करते हैं, तो उसका सिंटैक्स है, हम लोग एरे का नेम लिखेंगे, डॉट मैप, उसके अंदर एक फंक्शन होगा, एनोनिमस फंक्शन, बिग एरो, कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज एंड यहाँ पे जो हम लोग आर्ग्यूमेंट पास करेंगे वो है नेम। मतलब कुछ भी नेम दे सकते हो, नेम देना है, नेम या तो डेटा या कुछ भी दे सकते हो, क्योंकि जो भी ट्रैवर्स होके आने वाला है वो नेम वेरिएबल से ही हम लोग एक्सेस कर सकते हैं इसलिए। तो अभी हम लोग समझो इधर कंसोल लॉग कर रहे हैं नेम। ठीक है, कंसोल लॉग कर रहे हैं नेम एंड इसको हम लोग रन करेंगे नोड एरे फंक्शन डॉट जेएस। इसको रन करके आप जैसे देख सकते हो जो 3 नेम हम लोग ने डाला था नेम्स एरे के अंदर वो तीनों यहाँ पे प्रिंट हो गया है। समझो हम लोग को इसके अंदर अपेंड करना है कुछ। ठीक है, हम लोग प्लस करके हम लोग समझो 1 अपेंड कर रहे हैं सारे नेम के बाद, 1 डाल देंगे, सेव कर देंगे। हम लोग सेम कमांड वापस रन करेंगे तो जैसे देख सकते हो यहाँ पे अपेंड हो चुका है। ये सेम चीज़ करने के लिए फॉर एंड फॉर ईच के अंदर बहुत 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 लाइन्स ऑफ कोड यूज़ होता है, इसलिए हम लोग मैप फंक्शंस ज़्यादा यूज़ करेंगे। ओके, सो ये था मैप फंक्शन। अभी देखते हैं फ़िल्टर कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, इसको कमेंट कर देते हैं पहले। सेम है, सेम सिंटैक्स है, सेम सिंटैक्स, सिर्फ मैप के जगह पे फ़िल्टर लिखेंगे। फ़िल्टर, उसके अंदर वापस एक नेम करके पैरामीटर पास करेंगे, एनोनिमस फंक्शन के अंदर बिग एरो बनाएंगे, कर्ली ब्रेसेस ओपन करेंगे एंड यहाँ पे कंसोल लॉग के अलावा हम लोग रिटर्न करेंगे एक कंडीशन। ठीक है, एक कंडीशन रिटर्न करेंगे जिसके ऊपर वो एरे के अंदर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। समझो हम लोग ने और हरी करके नेम्स ऐड कर दिया यहाँ पे, समझो 2 और हरी करके नेम ऐड कर दिया मैंने। ठीक है, अभी समझो मेरे को एक ऐसा एरे चाहिए जहाँ पे हरी
नेम मेरे को नहीं चाहिए नेम सारे के अंदर। तो हम लोग फ़िल्टर के अंदर क्या कंडीशन डालते हैं, रिटर्न करेंगे हम लोग यहाँ पे एक कंडीशन जो क्या बोलता है, नेम जो वेरिएबल ट्रैवर्स होके डेटा आ रहा है उसके अंदर, वो जो भी हम लोग को फाइनल रिजल्ट देगा, ठीक है, फाइनल रिजल्ट जो हम लोग को मिलेगा, ये कोड जो ब्लॉक हम लोग ने लिखा है उसके अंदर हरी नेम नहीं रहना चाहिए। ठीक है, बेसिकली ये स्टेटमेंट क्या बोलता है, जो एरे हम लोग को मिलने वाला है, ठीक है, फिल्टर होके आने वाला है, उसके अंदर नेम हरी है, वो नॉट इक्वल टू रहना चाहिए, मतलब नेम हरी नहीं रहना चाहिए। तभी ये एक हम लोग वेरिएबल के अंदर सेव करें, समझो नेम नेम्स टू करके वेरिएबल के अंदर सेव कर रहे हैं, एंड इसको कंसोल लॉग करोगे ना, नेम्स टू एंड सेव करोगे एंड इसको रन करोगे, तो आप देख सकते हो कि जो नेम टू हम लोग ने कंसोल लॉग किया था वहाँ पे हरी करके वेरिएबल नहीं आ रहा है। ठीक है, अभी इन केस हम लोग को समझो मैंने यहाँ पे हरी के अलावा यदु कर दिया, ठीक है, यदु कर दिया, एंड यहाँ पे भी मैंने यदु कर दिया, सेव कर दिया, वहाँ पर रन करूँगा ना, तो यदु जो नेम था वो नहीं आएगा, देखो हरी एंड आदित्य है। ठीक है, तो बेसिकली फ़िल्टर फंक्शन क्या करता है, एक कंडीशन हम लोग प्रोवाइड करते हैं एंड वो कंडीशन के हिसाब से हम लोग का एरे म्यूटेट करके देता है वो, एंड मॉडिफाई करके देता है। तो ये दो फंक्शन है जो मेन फंक्शंस है वो हम लोग यूज़ करते हैं। अभी आप सोचोगे कि हम लोग ये मैप फंक्शन फ़िल्टर फंक्शन कैसे यूज़ करेंगे रिएक्ट के अंदर, ठीक है, तो रिएक्ट के अंदर हम लोग क्या रिटर्न करते हैं, हम लोग एक रिटर्न करते हैं एक कंपोनेंट, कोई डिवीजन हो गया या हेडर हो गया, ठीक है, तो ये पूरे को कमेंट कर दिया, हटा दिया समझो, ठीक है। सो हम लोग ने एक कंपोनेंट बनाया था, समझो हेडर फंक्शन बना, हेडर फंक्शन नहीं, हेडर कंपोनेंट बना, H1 टैग लिख रहे हो समझो, H1, उसके अंदर लिख रहे हैं हेलो वर्ल्ड, ठीक है। समझो हम लोग के पास एक मैप फंक्शन है, एरेज है, ठीक है, एक एरे है, रुको अंडू कर देता हूँ, वो वाला एरे ही ले लेता हूँ मैं, ठीक है, ये वाला एरे ही ले लेता हूँ एंड बाकी सबको यहाँ से निकाल देता हूँ। ओके, सो समझो अभी मेरे को ये सारे नाम जो मैंने यहाँ पे डाला था वो सब एक डॉक्यूमेंट पे, हम लोग का वेब पेज पे मैन्युअली डिस्प्ले करना है। मैन्युअली डिस्प्ले करना है मतलब हम लोग मैन्युअली टाइप करेंगे, बट अभी हम लोग ने मैप मैप फंक्शन एंड फ़िल्टर फंक्शन पढ़ लिया है। तो हम लोग जब रिएक्ट यूज़ करते हैं ना, तो मैप फंक्शन कैसे यूज़ करेंगे, बेसिकली नेम्स डॉट मैप लिखेंगे, उसके अंदर जाएंगे, नेम वेरिएबल डालेंगे, बिग एरो डालेंगे, कर्ली ब्रेसेस ओपन करेंगे एंड रिटर्न करेंगे एक H1 टैग, या तो ये डिवीजन जो स्टाइल होगा पहले से, मतलब आपको स्टाइल करना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो ब्यूटीफुल लुक नहीं आएगा उस पर, या तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, H1 एंड यहाँ पे नेम लिख देंगे, ठीक है। नेम मतलब वेरिएबल में लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि रिएक्ट के अंदर यूआई के साथ आप जावास्क्रिप्ट लिखते हैं, तभी आपको जावास्क्रिप्ट कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही लिखना होता है, नहीं तो फिर वो नेम वेरिएबल जैसा नहीं ट्रीट होएगा। अगर आपने वेरी यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस के अंदर नहीं लिखा है, ठीक है, कर्ली ब्रेसेस को समझो आपने हटा दिया, तो जस्ट H1 के अंदर सिर्फ नेम करके प्रिंट होएगा, बड़ा सा नेम प्रिंट हो जाएगा, एंड हरी आदित्य यदु 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 करके नहीं आएगा वो। तो आपको वेरिएबल जैसा करना है तो फिर कर्ली ब्रेसेस तो होना ही चाहिए उसके अंदर। तो इस तरह आप मैप करोगे एक एरे को, मैप करने के बाद वन बाय वन H1 टैग के अंदर हरी आदित्य एंड यदु करके नाम प्रिंट हो जाएगा आपके डॉक्यूमेंट में। तो इस तरह से आप मैप एंड फिल्टर यूज़ करते हो। सो जो लास्ट टॉपिक है वो है एसिंक प्लस अवेट प्लस फेच। तो ये जो तीन तीन चीज़ें एपीआईज के साथ खेलने के लिए बहुत काम आता है, ठीक है। अवेट यहाँ पे ए आई टी आएगा, अवेट, ओके। सो सबसे पहले मेरे सजेशन के हिसाब से आपको फेच सीखना चाहिए। फेच एपीआई क्या होता है बताता हूँ। फेच एपीआई एक बिल्ड इन मेथड है जिससे आप नेटवर्क रिक्वेस्ट और एपीआई रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो जावास्क्रिप्ट के थ्रू, ठीक है। तो बेसिकली फेच क्या करता है, फेच बेसिकली एक यूआरएल लेता है अपने पास, एंड उसका जो रिस्पॉन्स आता है उसके बाद डॉट देन फंक्शन से हम लोग उसको प्रोसेस कर सकते हैं एंड डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं। डॉट फेच एपीआई बहुत बहुत सिंपल है। अगर आप एक्सियोस भी यूज़ कर सकते हो गेट करने के लिए, कोई भी एपीआई का रिस्पॉन्स या एपीआई जो ऑब्जेक्ट या प्रॉमिस सेंड करता है। प्रॉमिस क्या होता है, प्रॉमिस एक बेसिकली ऑब्जेक्ट होता है जो एपीआई हम लोग को सेंड करता है, एंड वो ऑब्जेक्ट के अंदर एपीआई के सारे डिटेल्स होते हैं। तो ये जो प्रॉमिस जो रहता है वो एपीआई जो सर्विस है वो पहले से ही रिटर्न कोड रहता है। एंड प्रॉमिस का तीन टाइप होता है बेसिकली,
एक्चुअली 3 टाइप नहीं बोल सकते, 3 स्टेटस होता है, वो है पेंडिंग, फुलफिल्ड एंड रिजेक्टेड। अब ये 3 क्या होता है स्टेटस वो बताता हूँ, ठीक है? अगर हम लोग ने फेच किया है कोई एपीआई, ठीक है? फेच किया, उसका ऑब्जेक्ट हम लोग को नहीं मिल रहा है, कुछ कुछ प्रॉब्लम की वजह से हम लोग को ऑब्जेक्ट रिटर्न नहीं हुआ है हमारे पास, तो वो रिजेक्टेड में आएगा, ओके? पेंडिंग क्या होता है? हम लोग ने रिक्वेस्ट सेंड किया है एपीआई सर्विस को, बट अभी तक उसका रिस्पॉन्स नहीं आया है, इन ऑन द वे है, उसको पेंडिंग बोलते हैं। जब तक रिस्पॉन्स नहीं आएगा तब तक हम लोग को पेंडिंग स्टेटस दिखाएगा। एंड फुलफिल्ड मतलब होता है जब हम लोग रिक्वेस्ट सेंड भी कर लिया है एंड हम लोग को ऑब्जेक्ट वापस रिटर्न भी हुआ है, ठीक है? एंड एसिंक अवेट फंक्शन क्या होता है? एसिंक अवेट मतलब एक छोटा सा सिंटैक्स बता देता हूँ आपको। सो बेसिकली अगर हम लोग डिफ़ॉल्ट लिख रहे हैं, ठीक है? अंडो सॉरी, कमेंट कर देता हूँ। अगर हम लोग डिफ़ॉल्ट एंड ट्रेडिशनल वे ऑफ फंक्शन लिख रहे हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे? फंक्शन एपीआई फेचिंग फंक्शन एंड उसके अंदर कुछ कंटेंट है, समझो, ठीक है? अभी एसिंक एंड अवेट मतलब क्या होता है? एसिंक मतलब एसिंक्रोनस फंक्शन होता है। एसिंक्रोनस फंक्शन समझने से पहले सिंक्रोनस फंक्शन क्या होता है वो समझते हैं। सिंक्रोनस फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो एग्जीक्यूट होते हैं टॉप टू बॉटम, लाइक लाइन बाय लाइन, उसका कमांड्स एंड कोड लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होगा वन बाय वन। एंड हर एक जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो वेट करेगा, एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद ही नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। बट ए सिंक्रोनस फंक्शन क्या होता है? बेसिकली वो भी लाइन बाय लाइन ही एग्जीक्यूट होता है, बट वो अगर हम लोग का एक स्टेटमेंट कुछ टाइम ले रहा है तो उसके लिए रुकेगा। लाइक ज़रूरी नहीं है कि वो आगे रन हो भी सकता है एंड वहाँ पे स्टॉप भी हो सकता है, ठीक है? सो बेसिकली मैं ये बोलना चाहता हूँ, अगर समझो हम लोग ने एपीआई रिक्वेस्ट सेंड किया है, आपको ये सिंटैक्स ही बता देता हूँ पहले। एसिंक फंक्शन एपीआई फेचिंग, ठीक है? तो ये बेसिकली अभी जो एपीआई फेचिंग फंक्शन है, यहाँ पे एसिंक लिखा है। सो एपीआई फेचिंग फंक्शन एक एसिंक्रोनस फंक्शन बन चुका है, ठीक है? एसिंक्रोनस फंक्शन बन चुका है। एंड अगर हम लोग ने समझो एपीआई फेच करने के लिए कोई गेट या तो फिर फेचिंग का कमांड यूज़ किया है, तो उसके आगे हम लोग जब अवेट कीवर्ड लगाते हैं, ठीक है? अवेट कीवर्ड लगाते हैं, तो ये एसिंक्रोनस फंक्शन क्या करता है? वो अवेट कमांड का वेट, अवेट कमांड जहाँ पे डाला है, जब तक उसको वो कमांड से कोई रिटर्न बैक ऑब्जेक्ट नहीं मिलता है या तो फिर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, तब तक वो कमांड रन होते रहेगा। सो एक एक्सियोस समझो, एक्सियोस के एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। अगर हम लोग ने एक वेरिएबल बनाया लेट डेटा इक्वल टू एक्सियोस, हम लोग को पहले तो इंपोर्ट करना पड़ेगा, अभी इंपोर्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि एक जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। एक्सियोस डॉट गेट करके यहाँ पे आपको यूआरएल डालना पड़ेगा, ठीक है? जब यूआरएल यूआरएल मतलब एपीआई का यूआरएल होगा यहाँ पे, ठीक है? जो यूआरएल हम लोग ने डाला है, ये एसिंग फंक्शन क्या करता है, इसके पहले हम लोग को अवेट लिखना पड़ेगा, ठीक है? अवेट। तो ये एसिंग फंक्शन क्या करता है? बेसिकली जब रन होएगा ये फंक्शन, इतना ब्लॉक ऑफ कोड रन होएगा तो क्या करता है? जो एसिंग फंक्शन है वो जब ये लाइन पे आएगा, एक्सियोस से हम लोग गेट कर रहे ये यूआरएल का डेटा, ठीक है? एक्चुअली यूआरएल का डेटा नहीं, यूआरएल का रिस्पॉन्स गेट कर रहे हैं। तो जब तक हम लोग को यूआरएल से कोई ऑब्जेक्ट या कोई प्रॉमिस नहीं मिलता है, तब तक ये एसिंग फंक्शन यहाँ पे पेंडिंग स्टेटस पे रहेगा। पेंडिंग स्टेटस क्यों? क्योंकि जो एपीआई सर्विस रहता है वो हम लोग एक प्रॉमिस रिटर्न करता है, इसलिए वो पेंडिंग स्टेटस ही दिखाएगा हम लोग को। जब तक हम लोग का डेटा मिल जाएगा, उसके बाद उसका जो भी नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड है जो नीचे लिखा है वो रन होएगा। सो इस तरह से हम लोग फेचिंग एपीआई एंड एसिंक अवेट फंक्शन यूज़ कर सकते हैं।